गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। कल मैंने आपको निर्धनता की अवधारणा के बारे में बताया था। निर्धनता की परिभाषा, उसके प्रकार और भारत में निर्धनता की समस्या। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, भारत में निर्धनता के कारण वो कौन से कॉजेज है जिसकी वजह से भारत में निर्धनता अभी तक व्याप्त है। तो आज हम अपनी वीडियो में उन सभी कारक को डिफाइन करेंगे, उन सभी कॉजेज को जो निर्धनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए, भारत में निर्धनता के कारण। देखिए स्टूडेंट, भारत में जो निर्धनता के कारक हैं वो किसी हम एक सिंगल कॉज को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझा सकते, बना सकते हैं। कोई एक कारण निर्धनता के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके लिए हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इस तरीके से कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। व्यक्तिगत कारक, जनसंख्यात्मक कारक। तो सबसे पहले जो आते हैं वो है सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक। देखिए, भारतीय जो समाज है उसकी जो सामाजिक संरचना है उसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से भारत में निर्धनता अभी तक व्याप्त है। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, आप सामाजिक कारकों में देख रहे हैं यहाँ पर एक सामाजिक कारक में आपने भारत में जाति व्यवस्था। देखिए, भारत में जो है, जो जाति व्यवस्था है, सबसे पहला सामाजिक कारक में जाति व्यवस्था, जो हमारा कास्ट सिस्टम है। सामाजिक कारक में अगर हम देखेंगे, जो हमारी जाति व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम। देखिए, हमारे यहाँ वर्ण सिस्टम के आधार पर जाति व्यवस्था को में भारत में व्याप्त है। जैसे अगर आप देखें, आप विभिन्न उसमें हिंदू धर्म में भारत को हायरार्की एक सिस्टम है, संस्तरण व्यवस्था। जैसे अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरीके से वर्ण सिस्टम है। और इस वर्ण सिस्टम के आधार पर जाति व्यवस्था है। अगर मैं आपको प्राचीन काल की बात करूं, जो मैंने अभी अभी तुमसे बताया, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो ये शूद्र है, अगर आप प्राचीन काल में या कुछ ऐसे ग्रंथों को पढ़े तो इन तीनों को मिला के द्विज बोला गया और शूद्रों को इनसे अलग माना गया। शूद्रों को किसी भी तरीके की संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। ऐसा माना जाता है कि जो शूद्र है वो अभी तक कहीं ना कहीं इन सामाजिक निर्योग्यताओं का सामना कर रहे हैं, जिस कारण क्या होता है, साथ ही साथ व्यवसाय का भी वितरण, असमान वितरण था। जैसे जो व्यवसाय थे वो जाति के आधार पर निर्धारित है भारत में। तो ऐसे में क्या होता है, व्यवसाय के आधार पर व्यक्ति दूसरा व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। जैसे उदाहरण के रूप में जो शूद्र है, उनका काम मैला उठाना, चमड़ा बनाना। जबकि अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह की असमानता व्याप्त है। ऐसा माना जाता है कि जो जाति व्यवस्था सिस्टम है और साथ ही साथ इसके आधार पर जो व्यवसाय का वितरण है, असमान वितरण, वो किसके लिए जिम्मेदार है, गरीबी के लिए। इसी प्रकार आप नेक्स्ट देखें, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली जिसको हम कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली मैंने आपको बताया था, थोड़ा ये स्लाइड गलती से आगे हो गई। ज्वाइंट फैमिली मतलब संयुक्त परिवार। भारत में पारिवारिक की जो व्यवस्था है वो एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार, जैसे विस्तृत, संयुक्त और एकांकी, इस तरीके से परिवारों का विभाजन है। देखिए, जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें क्या होता है, संयुक्त परिवार सिस्टम में संयुक्त संपत्ति होती है। सभी लोग जितना कमाते हैं वो एक स्थान पर सुरक्षित रखते हैं। फिर जो भी कार्य किया जाता है वो संयुक्त रूप से किया जाता है, शादी विवाह। तो कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार के कारण भी कुछ लोग जो होते हैं अकर्मण्यता का शिकार हो जाते हैं। मतलब कुछ लोग तो काम करते हैं, लेकिन परिवार के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो कार्य नहीं करते, लेकिन खर्चा बराबर का होता है। ऐसे में क्या होता है, पारिवारिक स्थिति ऊपर उठ ही नहीं पाती। कोई ना कोई, जैसे किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्चा है, किसी की शादी है, कोई बीमारी है, ये सब लगा रहता है। जिसके कारण जो ये स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, गरीबी ज्यों की त्यों विद्यमान है। तो ये सोशल फैक्टर जो है, संयुक्त परिवार व्यवस्था, ये भी कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखें, गुजरात में, बंगाल में और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आज
बहुत से एरिया में आज भी ज्वाइंट फैमिलीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर आप देखते हैं अशिक्षा। अशिक्षा संयुक्त परिवार के लिए जिम्मेदार है और गरीबी के लिए कहीं ना कहीं जो गरीबी का मूल कारण है। देखिए, अगर मैं 2001 की जनसंख्या या उससे पहले की जनसंख्या की बात करूं, तो भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र जो था वो अशिक्षित था। बहुत से लोग अशिक्षित थे। जब अशिक्षित होते हैं, लोगों को अपने अधिकार नहीं पता होता, साथ ही साथ वो क्या होते हैं, वो अपने लिए नौकरी नहीं कर पाते या फिर अवेयर नहीं हो पाते। अगर हम श्रमिकों की बात करें, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो शिक्षित लोग होते हैं वो इस जीनियस होते हैं, लेकिन आपने श्रमिकों की बात अगर आप समझिए, एक तो होते हैं श्रमिक, एक होते हैं कुशल श्रमिक, स्किल्ड लेबर की बात मैं बताती हूँ आपको। देखिए, एक श्रमिक जो है वो तसला ढोता है, दिन का उसे मजदूरी का 400 से 500 रुपए मिलता है। ठीक है, अगर वही श्रमिक स्किल्ड हो जाए यानी कुशल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यदि जो श्रमिक है वो लकड़ी का कुछ अच्छी जानकारी रख ले, कारीगरी में अच्छी जानकारी रख ले, यदि वो बिजली में या किन्हीं उसमें वो स्किल या दक्षता हासिल कर ले, तो वो ही उसकी 400 से 500 रुपए की दैनिक मजदूरी 2 से 3 हजार तक का स्थान ले लेती है। कहने का मतलब, यदि वो शिक्षित हो जाए, स्किल्ड हो जाए, तो कहीं ना कहीं अंतर पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अशिक्षा है, अशिक्षा व्यक्ति को आगे बढ़ने देती नहीं है। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर में स्वास्थ्य का निम्न स्तर। देखिए, भारत में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आप मैं यहाँ पे मैंने जैसे दे रखा है फ्लू, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी, ये सब। साथ ही साथ अगर आप देख रहे हैं अब भारत में कोविड-19 इतनी बड़ी समस्या और इससे संबंधित नंबर ऑफ डिजीज, नंबर ऑफ बीमारियां अस्तित्व में आ गई हैं। आज लोगों को इतना कमा नहीं पा रहे हैं जितना वो स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। जो लोग थोड़ा बहुत कमा के अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, वो आकस्मिक बीमारियों में खर्च हो जाता है। कोविड-19 में अस्पतालों के स्वास्थ्य सुविधाओं के खर्च इतने महंगे थे कि किन्हीं लोगों ने अपनी जमा पूंजी तक को भी गंवा दिया। कहने का मतलब है, स्वास्थ्य का निम्न स्तर भी जो होता है वो गरीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है इसमें घनी और गंदी बस्तियां। देखिए, आज हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन वो कहाँ पे आके विफल हो जाती है, जब हमारे लोग ही साथ नहीं देते। लोग आज भी घनी और गंदी बस्तियों में रहते हैं। ठीक है, वहां ना तो सांस लेने की लिए स्वच्छ वायु होती है, ना पानी निकासी होती है, ना स्वच्छ पेयजल होता है। एक तरह से वो जो होती है वो बीमारियों का घर होता है। तो इससे क्या होता है, घनी गंदी बस्तियों से बीमारी फैलती है, अस्वस्थता रहती है। ये भी गरीबी के लिए जो होती है, गरीबी का प्रमुख कारण में आती है। सामाजिक कारण में अन्य कारण है कर्म कांड। भारतीय, देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, ये यहाँ पर कर्म कांडों पर व्यय, आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 6, कर्म कांडों पर अपव्यय। देखिए, भारत जो है एक सांस्कृतिक देश कहा जाता है। हिंदू धर्म में, यहाँ हिंदू धर्म क्या, सभी धर्मों क्या क्या होता है, अपने कर्म कांड, अपने रीति रिवाज होते हैं। लेकिन कई बार ये कर्म कांड और रीति रिवाज ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देखती हूँ बहुत लोग पूजा, पैसे नहीं होते उनके पास, लेकिन उनको पूजा करवानी है, 3 दिन तक वो पूजा करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति घर में मरता है तो मृत्यु भोज, जिसे ब्रह्म भोज कहते हैं, उनके पास अपने पास पैसा नहीं होता, फिर वो कर्जा लेकर ब्रह्म भोज देते हैं, पंडितों को खिलाते हैं, आसपास के समाज को खिलाते हैं। तो जो ये कर्मकांड होते हैं, कहीं ना कहीं ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं व्यक्ति की दयनीय दशा के लिए। ये जो कुरीतियां बनी है, ये व्यक्ति को बाध्य करते हैं। और देखो, भय भी होता है लोगों में। हम धर्म को क्यों मानते हैं, हमारे अंदर भय होता है, हम नहीं करेंगे तो हमारा गलत होगा, हम पूर्वजों को नहीं मांगेंगे तो ऐसा होगा। जबकि जो पूर्वज होते हैं, देखिए ध्यान रखिए, मेरी बात थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि मैं भी धर्म में बहुत विश्वास रखती हूँ, लेकिन विश्वास रखती हूँ गलत तरीके से नहीं। जो हमारे, ऐसा हमको पूर्वज किसे कहते हैं या पितृ किसे कहते हैं, जो लोग मर जाते हैं वो हमारे पितृ होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो पितृ होते हैं। और पितृ क्या होते हैं, जब मरने के बाद वो हम उनके, वो हमारे पूर्वज बन जाते हैं। फिर ऐसा बोला जाता है धार्मिक कर्मांड करिए। पितृ कब कहते हैं कि आप हजारों लोगों को भोजन कराइए,
कभी ऐसा नहीं कहते। इवन आप 5 गरीब लोगों को खाना खिला दीजिए, उन्हीं से मात्र हमारे पितृ खुश हो जाएंगे। साथ ही साथ पितृ कब कहते हैं कि आप बहुत सारा दान दीजिए, आप एक गरीब को एक कंबल दान कर दीजिए, हमारे पितृ खुश हो जाएंगे। पितृ कब कहते हैं कि मेरी तेहरवी करो या मेरी बरसी करो, पितृ ऐसा नहीं कहते। आप देखिए, विश्वास होता है, धार्मिक विश्वास, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप ये आस्था रखिए, पितृ हमारे प्रोटेक्टर होते हैं, वो हमारे को बचाते हैं, हमारा बुरा कभी नहीं कर सकते, ना वो ऐसा सोच सकते। बहुत से लोग कहते हैं पितृ नाराज हो गए, ऐसा नहीं होता। पितृ तो हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। ऐसे में अगर हम किसी गरीब को भोजन करा रहे हैं या किसी जरूरतमंद को दे रहे हैं, उनसे पितृ खुश होते हैं। ठीक है, कभी भी कर्जा लेकर पूजा करने से पितृ खुश नहीं होते, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फैक्टर है बच्चों, इकोनॉमिकल फैक्टर, यानी आर्थिक कारक। वो भारत के वो आर्थिक कारक जिसके लिए आज भी भारत में गरीबी विद्यमान है। सबसे पहले पिछड़ी हुई खेती। मैं खुद उत्तराखंड में रहती हूँ। उत्तराखंड का जो 88% भाग है बच्चों, वो पर्वतीय है। यहाँ पे सिंचाई की सुविधा, साथ ही आधुनिक मशीनी, ये सब उपलब्ध नहीं हो पाती। जबकि यहाँ वेदर ऐसा है, या इतनी अच्छी उपज हो सकती है। देख, आज हम सब्जियों की बात करते हैं, यहाँ पे सब्जियों की खेती इतनी अच्छी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंचाई, ठीक है, खेतों की दूरी, या जंगली जानवर, या कुछ खेती की पिछड़ी हुई जो स्थिति होती है, उसके कारण हम लोग जो है चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। मैंने तो तुम्हें बताया था एक बार, उत्तराखंड में एब्सेंटी लैंड की अवधारणा मुखर हो रही है। वो कैसे? एब्सेंटी लैंड मतलब जिनके मालिक अनुपस्थित हैं, लोग अपनी जमीनों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर गए, क्योंकि उनकी कोई खरीदता तो है नहीं, जाने का रास्ता नहीं, पीने को पानी नहीं, सिंचाई के लिए पानी नहीं, तो वो अपनी लैंड ऐसी झुकी तू छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। और उत्तराखंड में अनुपस्थित भूमिधर, एब्सेंटी लैंड, इनकी अवधारणा मुखर हो रही है। नेक्स्ट है उद्योगों का असंतुलित विकास। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने पहले भी बताई थी। अगर उद्योगों का संतुलित विकास हो, कहने का मतलब, जैसे उद्योग जिस स्थान पर लगते हैं वहीं पे कच्चा माल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी या पर्वतीय क्षेत्रों में जो नारंगी होती है, फल हो जो होते हैं, सेब, संतरा और किन्नू, ये सब बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम इसकी फूड प्रिजर्वेशन इकाई उसी स्थान पर लगा दें, तो क्या होगा? लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उत्पादन भी होगा, और आम लोगों तक इसकी पहुंच भी होगी। बजाय किसके? लोगों को ट्रक, मैं देखती हूँ उत्तरकाशी में लोग जब सेब की फसल कटती है, लोग बहुत घाटे में आ जाते हैं। रीजन, फिर सेब की जो कीमत होती है वो इतनी नहीं होती जितना उनको इसका भाड़ा होता है दिल्ली तक भेजने में, शहरों तक भेजने में। तो ऐसे में क्या होता है, किसानों को उनकी उपज का वो नहीं मिल पाता, तो वो लोग गरीब हो जाते हैं। या फिर जो उद्योग लगते हैं, उद्योग ऐसी जगह लगाए जाते हैं जहां उसका कोई मतलब नहीं होता। लोग असंख्य, देखो आज दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है? दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार, इन सब एरिया में यह ऑलरेडी इतना फैलता जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ऐसे में उद्योग कहाँ लगाने चाहिए? जहाँ उद्योग कम हो, कच्चे माल संसाधन की उपलब्धता हो, वहां उद्योग लगाने चाहिए। तो ये भी प्रमुख कारण है गरीबी। देखिए, भारत में योग्य उत्पादकों की कमी है। यहाँ देखिए, भारत में ऐसे उद्यमियों की कमी है जो नए उद्योगों को आरंभ करने का जोखिम उठाते हो। देखिए, मैं तुम्हें अगर बात बताऊं, तो आज तो खैर हमारा यूथ, मैंने कई लोगों को देखा है, जैसे हमारे पौड़ी में है, लोग कीवी की खेती कर रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट, मतलब आजकल ऐसे फ्रूट्स। कई बार क्या होता है, जब डेंगू फैलता है तो कीवी एक फल होता है, उससे बहुत एनर्जी मिलती है, प्लेटलेट्स बढ़ती है। तो कीवी की जब डिमांड होती है मार्केट में, आप देखोगे एक छोटा सा कीवी 50 से लेके 100 रुपए तक बिकता है। मैंने देखा है पौड़ी में एक व्यक्ति है जो अपनी दिल्ली की नौकरी छोड़कर वो क्या आ गए हैं, कीवी की खेती करते हैं, और वो करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। आजकल यूथ को आगे आने होगा,
जोखिम उठाने में उन्हें संदेह नहीं करना होगा। तो आज लेकिन फिर भी मात्र एक दो लोगों के काम करने से एक गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। हमें समूह में सोचना होगा, हमें लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा, जिससे क्या होगा, गरीबी दूर होगी। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट आप पॉइंट देख रहे हैं, धन का दोषपूर्ण संचय। जो हमारे प्रति व्यक्ति कम आय होने का कारण क्या है? अ, धन का जो दोषपूर्ण संचय है। हमारे यहाँ जो धनी लोग हैं ना, अभी आपने मैंने देखा है, एक नाम तो यहाँ पे नहीं लूंगी क्योंकि मैं ना कांग्रेस से ना बीजेपी से, लेकिन फिर उन महाशय के जो अलमारियों से 350 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। अगर ऐसे लोग कुंडली मारकर बैठ जाएंगे तो भारत के लोग तो गरीब होबे गरबे, गरीब होएंगे ही। क्यों होंगे? क्योंकि लोगों की जो जमाखोरी की आदत है ना, पूंजी संचय करने की, उन्होंने क्या असंतुलन की स्थिति पैदा कर दी है। नेक्स्ट अगर हम देखें, परिवहन तथा संचार साधनों की कमी, जो मैंने अभी अभी बताया है। हमारे पहाड़ों में इतनी उपज है। मैं जब तुम्हें बताया था, मेरी पोस्टिंग जिला सूचना अधिकारी के रूप में बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में थी। जब मैं बागेश्वर में रहती थी तो डीएम मैम के साथ मेरा कई बार तहसील दिवस, बागेश्वर के पास गरुड़ एक तहसील है, जब मैं एक बार वहां जा रही थी तो मैंने देखा पेड़ों पे नाशपाती इतनी बड़ी बड़ी लदी पड़ी थी, कोई तोड़ने वाला नहीं था। मैंने अपनी गाड़ी रुकवाई अपने ड्राइवर से, मैंने कहा जरा नाशपाती तोड़े। जिन आंटी का पेड़ था वो खुद डंडा लेके आ गई। अगर हम नीचे मैदानी क्षेत्रों में तोड़ते हैं तो पहले तो हमारे पीछे डंडा लेके दौड़ पड़ता, भैया हमारे फल क्यों ले रहे हो। वो कह रही जी कि तुम आओ और ले जाओ, कितनी मर्जी ले जानी हो वो ले जाओ। वहां के लोग खाते ही नहीं है, इतनी ज्यादा उपज है। जो वहां की जो वेदर है, वहां की वेदर उसके अनुकूल है, लेकिन क्या है, परिवहन तथा संचार साधनों के कारण वो शहरों तक पहुंच ही नहीं पाती, खेतों में सड़ने को मजबूर है। तो ऐसे में क्या है, अगर सरकार इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दे कि परिश्रम कम हो और उनका मूल्य, उपज का मूल्य उन्हें ज्यादा मिले, तो ऐसे में क्या होगा, किसान आत्महत्या नहीं करेंगे, गरीबी में जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, देखिए इसमें लिखा है श्रमिकों के कार्य। देखो, कुशल श्रमिक मैंने बताया था ना, स्किल्ड लेबर, अभी मैंने बताया था एक श्रमिक 400 से 500 रुपए लेता है। यदि वो ही कुशल श्रमिक या स्किल्ड लेबर बन जाए तो उसका जो मेहनताना है वो कहीं 100 रुपए बढ़ सकता है। तो स्किल्ड लेबर, श्रमिकों की कार्य कुशलता की कमी के कारण भी गरीबी है। नेक्स्ट है प्रकृति का प्रकोप। रहा कहा हमारी प्रकृति हमारे साथ जो छल करती है, या हम प्रकृति के साथ जो छल करते हैं, उससे भी गरीबी। अभी सिक्याला उत्तरकाशी में जो टनल हादसा हुआ था, वो यही तो हुआ था। टनल हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की या प्रकृति ने हमारे साथ छेड़छाड़ की, क्या कहते हैं, पहले तो हमने प्रकृति को कष्ट पहुंचाया ना। तो जो प्रकृति प्रकोप होते हैं उनसे कोई अछूता नहीं रहता है। इस बार इतनी बारिश आई, कितने हमारे कोटद्वार शहर में 50-60 मकान बह गए, कितनी खेती योग्य फसल लहराती थी वो बह गई, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों की फसल बह गई। जब सूखा पड़ता है तो सूखे के कारण फसलें सूख जाती हैं। तो ये प्रकृति प्रकोप भी आर्थिक असंतुलन की स्थिति पैदा करती है। जो आर्थिक असंतुलन है, अगर हम बात करते हैं, तो वो प्रकृति के प्रकोप के कारण भी है। नेक्स्ट है प्राकृतिक शक्तियों का अपर्याप्त उपयोग। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, हमारे पास खनिज संपदा है, लेकिन उनका अपर्याप्त उपयोग, जिस हिसाब से उपयोग होना चाहिए। देखो आजकल क्या है, जो लोग अपना मुनाफा देखते हैं, जंगल से लकड़ियां चोरी करके ले जा रहे हैं, ठीक है, वो तस्करी कर रहे हैं, हमारे मूल्यवान खनिज संपदा उनको ब्लैक में बेच रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो भी हमें आगे बढ़ने नहीं देता। साथ ही साथ भ्रष्टाचार, करप्शन। करप्शन तो खैर दीमक है, मैं तो इसे दीमक ही कहूंगी। दीमक इसलिए, इसने चाट दिया हमारे समाज को। आज जिस क्षेत्र में हम जितनी सफलता, अभी अभी मैंने महाशय का एग्जाम्पल दिया, 350 करोड़ उनकी अलमारियों से मिला है। अगर वो जब्त ना करते अपनी पूंजी को, गरीबी में, भलाई में, लोगों की एजुकेशन में, या लोगों की स्थिति को सुधारने में लगते, तो आज गरीबी की जो हालात है वो ऐसे भारत में ना होते। तो ये सब जो कारण है वो रिस्पॉन्सिबल है
आर्थिक कारण, गरीबी के आर्थिक कारण के लिए। देखिए नेक्स्ट आए हैं यहाँ पे राजनीतिक कारण, यानी पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर वो राजनीतिक कारण जिसके कारण भारत में गरीबी है। देखिए हालांकि अगर मैं आपको ये बताऊं, ये मैंने राजनीतिक कारक लिए हैं, लेकिन ये पहले के हैं, मैंने किताबों से या जो उनका देखा क्या ट्रेंड चला आ रहा है, लेकिन काफी कुछ भारत ने इसमें पार पाया है। जो हमारी सरकार है काफी काम कर रही है। यदि युद्धों का हम बोझ देखें, पहले युद्ध हुआ करते थे, अभी हाल ही में मैंने भारत में कोई युद्ध होते हुए नहीं देखा। भारत की कूटनीति इस तरह की है कि आज भारत की पहचान विश्व के प्रमुख देशों में है। आज हमारा जो नेतृत्व है वो विश्व में परचम लहरा रहा है। तो ऐसे में जो ये फैक्टर्स हैं इतने रिलेवेंट नहीं है। फिर भी अगर मैं दूसरे देशों की बात करूं, अगर ये भारत के कारक ना होके अभी मैं यूक्रेन की बात करूं, तो बिल्कुल उन जैसी कंट्रियों के लिए गरीबी का प्रमुख कारण ही राजनीतिक कारण है, युद्धों का बोझ। फिर राजनीतिक दलबंदी, भ्रष्टाचार भारत में निर्धनता के लिए, हाँ ये तो अभी भी है, बहुत सारे राजनीतिक भ्रष्टाचार। मैंने अभी अभी बताया ना, उन महाशय की अलमारी से 350 करोड़ रुपए निकले। अगर और कितने ही ऐसे अभी भरे पड़े होंगे, ये तो एक आदमी के खाते से निकले हैं। अगर गहनता से मंथन किया जाए, सबकी जांच की जाए, इवन इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलना नहीं चाहिए, कितने सरकारी कर्मचारी होते हैं कि जो सिर्फ जिनका मोटिव ही होता है पैसा कमाना। सोशल मीडिया में दिखाएंगे हम कितने साथ पाते हैं, हम कितने वो हैं। यदि उनके आप अकाउंट खंगाले ना, उनकी संपत्ति, उनके और उनके परिवार वालों के नाम दर्ज जो संपत्ति है वो देख लो, तो आपकी आंखें फटी रह जाएगी। तो ये सब चीज है, कहना आसान है, लेकिन ये वो फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं भारत में गरीबी के लिए। देखो स्टूडेंट, अगर मैं भारत में गरीबी का लिए किसी को रेस्पॉन्सिबल ठहराऊं, तो भारत में गरीबी के लिए जो प्रमुख फैक्टर है वो मैं तो जनसंख्यात्मक कारक को मानती हूँ। जनसंख्यात्मक कारक इसलिए क्योंकि भारत ने विकास के क्षेत्र में जितने भी परचम लहराए हैं वो बढ़ती जनसंख्या के कारण शून्य होते नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो है, भारत ने विकास के क्षेत्र में, भारत विश्व की चौथी, पांचवी, छठी अर्थव्यवस्था में आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ती जनसंख्या ने हमें विफल कर दिया है। हम कहीं ना कहीं पीछे, एक पायदान पीछे खिसक जाते हैं। 19 जो भारत की स्थिति 2001, हालांकि अब 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, अभी तक जनगणना नहीं हो पाई है। तो हम जो आधार वर्ष मानते हैं जनसंख्या का, वो मानते हैं 2011 के अनुसार। तो 2011 के अनुसार भारत को ने में इतनी अपार जनसंख्या में वृद्धि हुई है कि कहीं ना कहीं ये बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य पदार्थों की कमी, रोजगार की कमी, अशिक्षा, संसाधनों की कमी, इनसे हमें गुजरना पड़ता है। देखिए जैसे यहाँ लिखा है पॉइंट 1, अधिक खाद्यान्न की आवश्यक को हमारे पास जब खाद्यान्न नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम विदेशों से खाद्यान्न मंगाते हैं। अगर आपको मैं बात बताऊं, यूक्रेन, रशिया, चाइना, इनसे तक हमें मंगाना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते रोज, देखो इसमें सेकंड पॉइंट, रोजगार नहीं मिल पाता। अधिक जनसंख्या होती है तो निर्धनता, रोजगार नहीं मिल पाता तो निर्धनता की समस्या से आप साथ होना पड़ता है। इसी प्रकार मांग की अपेक्षा श्रमिकों की पूर्ति, मतलब इतने श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती कारखानों में जितने श्रमिक होते हैं, तो उनसे क्या होता है, कई बार श्रमिक पूर्ति बढ़ जाने से श्रमिकों को, मतलब काम देर से स्टार्ट होता है, कुछ लोगों को रोजगार ही नहीं मिल पाता। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पर कैपिटा इनकम की बात करता है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय जो है हमारी बढ़ ही नहीं रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि लोगों की जनसंख्या, लोग जितना कमा नहीं रहे हैं उतना से ज्यादा उनके खाने पे खर्च हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, जनसंख्या वृद्धि होने के कानून को व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो जाता है। हमारी सरकार जो हमारे लिए पॉपुलेशन पॉलिसी बनाती है, जिसे कहते हैं नीति, जनसंख्या की नीति, जनसंख्या नीति भी विफल हो जाती है जब उसका बढ़ती जनसंख्या के कारण वो फेल हो जाती है। तो ये फैक्टर्स जो जनसंख्यात्मक कारक हैं वो भी
प्रमुख कारण है गरीबी। देखिए स्टूडेंट, मात्र जनसंख्यात्मक कारक नहीं, पर्सनल इंडिविजुअल फैक्टर, पर्सनल व्यक्तिगत कारक भी गरीबी के लिए जिम्मेदार है। हम सिर्फ भारत को, सरकार को, यहाँ की जनसंख्या को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। हम व्यक्ति की बेकारी, बीमारी, मानसिक रोग, दुर्घटना, नशाखोरी, वेश्यावृत्ति, आलस्य, इन सब प्रवृत्तियों को भी ये क्या है, गरीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज गरीबी सब जगह नहीं है। देखो, मैंने आज बहुत से लोगों को ऐसे देखा है जो गरीब-गरीब परिवार में से निकल के मेहनत करके आज बड़े-बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके आइडियाज ने उनको फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। तो ऐसा नहीं है। गरीबी के लिए इंडिविजुअल फैक्टर, व्यक्तिगत कारक भी जिम्मेदार होता है। व्यक्ति जब काम ही नहीं करना चाहता, आलस्य का शिकार रहता है, तो उसकी स्थिति काहे में तब्दील होगी? गरीबी में होगी। जो बचा खुचा है, जो संपत्ति है, वो खा जाता है। मैं देखती हूँ बड़े-बड़े अमीर परिवार के बच्चे, पेरेंट्स उनके लिए संपत्ति छोड़ जाते हैं। वो जुआ जुआ खेल के, शराब, नशा, ये सब ऐसी, देखो, शराब, नशा, जुआ, ये सब ऐसी कुप्रवृत्तियां हैं जिसमें वो अपनी संपत्ति को भी गवा बैठते हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं, व्यक्तिगत कारक भी रिस्पॉन्सिबल हैं व्यक्ति की गरीबी की स्थिति के लिए। तो ये है बच्चों वो कारक जो गरीबी के लिए उत्तरदायी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कर लीजिएगा।